वेलकम टू स्टडी एट दिल्ली। स्टडी एट दिल्ली पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 18 मार्च। 18 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसी पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों? दीपक मोहंती को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों दीपक मोहंती और इनको ही दोस्तों इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बारे में आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। पेंशन, इसकी पीएफआरडी की फुल फॉर्म है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, पीएफआरडी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये किया गया है आपके भारत सरकार ने दीपक मोहंती को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो जनवरी में दोस्तों बंदोपाध्याय के कार्यकाल समाप्ति के बाद में उनकी जगह लिए हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक एवं पीएफ के सदस्य में भी कार्य कर चुके हैं। कौन? दीपक मोहंती। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बैंकिंग को कौन सा प्रदान करेगा? अब दोस्तों जो भारतीय स्टार्टअप है उसको पारिस्थितिकी तंत्र में बैंकिंग की सेवाएं कौन प्रदान करेगा? ये करेगा दोस्तों आईसीसी बैंक। आईसीसी बैंक दोस्तों इनको स्टार्टअप को जो सपोर्ट है वो आईसीसी बैंक करेगा। अब आईसीसी बैंक करेगा, इसके बारे में बता देता हूं। ये दोस्तों आईसीसी बैंक, ठीक है, आईसीसी बैंक से स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा। आईसीसी बैंक स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग ऑफर सॉल्यूशन ऑफ एक्रोस। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। आईसीसी बैंक ने घोषणा की है कि दोस्तों कि वह उन सभी स्टार्टअप के विभिन्न जीवन चरणों में उनकी सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल फिजिकल समाधानों का एक व्यापक बुकेट प्रदान करेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग के हिस्से के रूप में भी, और बैंक ने स्टार्टअप के लिए एक समर्पित टीम को लागू किया है जो एक विस्तृत शाखा नेटवर्क के माध्यम से उन्हें सेवा प्रदान करेगी। ठीक है, ये दोस्तों जो स्टार्टअप है उसको आईसीसी बैंक सपोर्ट करेगी, फिजिकली और डिजिटली दोनों के रूप में ये इसको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? अब दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? ये नई दिल्ली दोस्तों अपना इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, उसको दोस्तों देश दक्षिण एशिया का टॉप हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। ये दोस्तों दिल्ली का नई दिल्ली का एयरपोर्ट, और इसके बारे में बताता हूं। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। स्काई स्ट्रैक ने इसे एयरपोर्ट की 4 स्टार रैंकिंग दिया है। 2020 के बाद दुनिया भर में शीर्ष एयरपोर्टों की सूची में इसे भी शामिल किया गया है। कुल रैंकिंग में भी सुधार हुआ। इसके पहले 36वें स्थान पे था, अब दोस्तों पिछले साल 37वें स्थान पे था, इस बार 36वें स्थान है। ठीक है, एक पद का रैंकिंग में इसको सुधार हुआ है, और ये दोस्तों वर्ल्ड वाइड के एयरपोर्ट में इसका काउंटिंग होने लगा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है? अब दोस्तों किस बैंक ने यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है? ये किया आपके दोस्तों कैनरा बैंक ने ये यूपीआई पे एक क्रेडिट कार्ड भी पेश किया है। ठीक है, ये है दोस्तों यूपीआई और ये है दोस्तों कैनरा बैंक का एक नया क्रेडिट कार्ड। इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। यूपीआई की रेंज ने क्रेडिट कार्ड उत्पादों की ताकत का लाभ उठाने के लिए कैनरा बैंक ने राष्ट्रीय भुगतान निगम ऑफ इंडिया एनपीसीआई के सहयोग से भीम ऐप को भी उपयोग करके क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने
किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? अब दोस्तों हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने दोस्तों किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? इन्होंने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया दोस्तों बेंगलोर के अंदर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और इंडिया की सिलिकॉन वैली भी इसको कहा जाता है। बेंगलोर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है, कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कौन दोस्तों? कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी है दोस्तों, ये बाड़मेर से हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा सदस्य हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है कैलाश चौधरी। और ये दोस्तों ये मुरैना से कौन? नरेंद्र सिंह तोमर, ये मुरैना एमपी से क्या है? ये दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नेक्स्ट, एग्री यूनिफेस्ट एक 5 दिवसीय कृषि संस्कृति कार्यक्रम है जो बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर के 60 राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 2500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को प्रतिभाओं को सम्मानित करना और उन्हें भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों को समझने और उनसे परिचित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य दोस्तों जितने भी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट है एग्रीकल्चर से संबंधित उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, जिसमें दोस्तों वो एक दूसरे के विचार, टेक्नोलॉजी, जितने भी डिजिटल युग है उनको साझा करते हैं और इसका साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कौन करता है? एग्री यूनिफेस्ट। और इसकी अध्यक्षता की हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट, हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे को कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने की घोषणा की है? अब दोस्तों हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव। ये दोस्तों राज्यसभा सदस्य है और वो उड़ीसा से हैं। ठीक है, इन्होंने अभी घोषणा की है कि दोस्तों 2030 तक भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा। 2030 तक दोस्तों सभी रेलवे लाइनों को पूर्णतः इलेक्ट्रिक कर दी जाएगी। इसी के उद्देश्य के साथ इन्होंने 2030 का टारगेट लिया है। ये हमारे इसका उद्देश्य है कि दोस्तों जितना भी इलेक्ट्रिक है, जैसे इसमें देखो इसमें यूज कर रहे हैं हमारे सौर पैनल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन है और इसमें सारे सौर पैनल का यूज करते हैं। इसी तरह दोस्तों 0% कार्बन उत्सर्जन का प्रयोग करते हुए 2030 का टारगेट रखा है। इसका और मैं बता देता हूं आपको, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लिखित में उत्तर में कहा है कि भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है। रेलवे के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 2 चरणों में हासिल करने की योजना बनाई है। दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों में पूर्ण परिवर्तन और 2023 तक इसे मुख्य गैर नवीनीकरण स्रोतों के माध्यम से ट्रेन स्टेशनों को बिजली देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, 2030 तक 0% शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा भारत। नेक्स्ट, हाल ही में वाईकॉम 18 दोस्तों एक गेम प्लेटफॉर्म कंपनी है। ठीक है, इन्होंने घोषणा की, इन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी। इनको दोस्तों अपना वाईकॉम 18 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वाईकॉम 18 दोस्तों एक गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है। ठीक है, ये दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, इनको दोस्तों वाईकॉम 18 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वाईकॉम, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। वाईकॉम 18 ने दोस्तों MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है ताकि डिजिटल स्पोर्ट्स देखने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, धोनी वाईकॉम 18 के साथ मिलकर फैंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने पसंदीदा खेल देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विभिन्न नेटवर्क पहलों के भाग लेंगे। ठीक है,
और इसमें दोस्तों इसमें आगामी टाटा आईपीएल अभियान भी शामिल होगा। साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी ब्रांड को प्रमोट करेंगे। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट, ये दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि किसी चीज को प्रमोट करने के लिए एक सेलिब्रिटी का सहारा लिया जा सकता है। इसलिए सेलिब्रिटी का सहारा लेते हैं ताकि किसी ब्रांड को प्रमोट किया जा सकता है, उसकी और अधिक लोकप्रियता बनाई जा सकती है या हासिल की जा सकती है। इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं ताकि जो ब्रांड होता है, जो दोस्तों ब्रांड होता है उसका और जो एम्बेसडर होता है उनका दोस्तों जो फैन फॉलोइंग जो है वो जॉइंट होके एक दोनों को बहुत बड़ा रूप मिले, इसीलिए दोस्तों ये किया जाता है। वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है महेंद्र सिंह धोनी। वाईकॉम 18 का मुख्यालय कहां है? मुंबई के अंदर है दोस्तों। इसकी स्थापना 2007 में हुई, नवंबर 2007 में। और इसके सीईओ कौन है दोस्तों? इसकी सीईओ कौन है? ज्योति एस देशपांडे। ज्योति एस देशपांडे इसके सीईओ है वाईकॉम 18 के। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? अब दोस्तों सेंट्रल बैंकिंग ने हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? ये हमारे प्रेजेंट टाइम के गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास, इनको दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों शक्तिकांत दास जो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है और इनको ही दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये दोस्तों आरबीआई के गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास जी, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने दोस्तों 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से दिया गया इनको। कठिन समय में अपनी स्थिर लीडरशिप के लिए गवर्नर शक्तिकांत दास को यह अवार्ड मिला है। जब कोविड काल था उस टाइम ही दोस्तों देश की बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का, एक स्थिर रखने का एक आरबीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। इन्होंने अपने रोल को अच्छे तरह से निभाया, इसलिए दोस्तों इसको 2023 के इस गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वही सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का यूक्रेन के बैंक को दिया गया है क्योंकि यूक्रेन में दोस्तों अभी रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है, लगभग 1 साल पूर्ण होने का आया है, इसलिए उस बैंक को दिया गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघु राम राजन ने दोस्तों 2015 में देश में पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। ये इनको सेकंड बार मिला है और देश में पहली बार किसको मिला था दोस्तों ये पुरस्कार? आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। चलो दोस्तों इससे संबंधित ये हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नए संभाग बनाने की घोषणा की है? अब दोस्तों राजस्थान सरकार ने अभी रिव्यू बजट पेश किया है, ठीक है, 17 मार्च को। तो इन्होंने दोस्तों राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है दोस्तों, ठीक है। अब वो संभाग कौन कौन से होंगे? कौन कौन से होंगे? पाली, सीकर और बांसवाड़ा। ये 3 नए संभाग बनाए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ठीक है। और दोस्तों 19 नए जिले बनाए हैं। अब टोटल मिला के राजस्थान में दोस्तों 50 जिले हो गए हैं, ठीक है। पहले दोस्तों 33 जिले थे प्लस 19, ये 52 होते हैं। बट दोस्तों इन्होंने 2 जिले हैं, एक जयपुर एक जोधपुर, इनको डिवाइड करके जोधपुर दक्षिण जोधपुर पश्चिम ऐसे करके दोस्तों इन्होंने 2 अलग अलग जिले बना दिए। तो अब दोस्तों टोटल कितने हो गए? 50 जिले हो गए। राजस्थान में टोटल कितने जिले हैं? 50। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के गवर्नर कौन दोस्तों? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं। राजस्थान में दोस्तों पालनार योजना है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है। इसमें दोस्तों पहले 10 लाख बीमा था, पहले 5 लाख था, फिर उसको 10 लाख किया, अब दोस्तों इसको 25 लाख बीमा कर दिया गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा है दोस्तों, पहले 5 लाख था, अब इसको 10 लाख बीमा कर दिया गया है। नेक्स्ट, ये मैं आपको बता देता हूं कि पाली कहां है। ये है दोस्तों पाली,
जो मैप में आपको हाईलाइट करके ये एक तो ये संभाग बना, एक बांसवाड़ा बना, ये बांसवाड़ा आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक सिक्कर बना है, ये है दोस्तों सिक्कर। ये 3 नए संभाग बने हैं जो मैप में मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं वो दोस्तों ये 3 नए संभाग बने हैं। कौन सा? पाली, सिक्कर और बांसवाड़ा, ठीक है। पहले दोस्तों बांसवाड़ा किस में आता था? बांसवाड़ा दोस्तों किस में आता था? बांसवाड़ा उदयपुर संभाग में आता था। अब दोस्तों बांसवाड़ा खुद को ही संभाग बना दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी? दोस्तों भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर के अंदर जयपुर में स्थापित की जाएगी, ठीक है। ये भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला होगी जो जयपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। इसका क्या उद्देश्य है? भारत की पहली बिहेवियर लैब हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहां स्थापित की जाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ये एक आधिकारिक बयान में गहलोत ने कहा। CHM के दोस्तों पटेल भवन में आने के लिए देश में पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला की अत्याधुनिक तकनीकें के साथ बनाई जाएगी। इसका दोस्तों संचालन IIM उदयपुर करेगा। IIM उदयपुर इसका संचालन और प्रबंधन करेगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।